Guys and welcome back to the yet another video. So भाई बैलन डोर की टॉप 30 रैंकिंग्स हमारे सामने आ चुकी हैं और 2003 के बाद पहली दफा होगा कि रोनाल्डो और मेसी इस लिस्ट में नहीं होंगे. सो इट्स ऑफिशियली एंड ऑफ एन एरा, बट व्हाट अ एरा वी हैव विटनेस्ड भाई. और मेरे ख्याल से हमें खुद को लकी कंसिडर करना चाहिए कि हमने इन दोनों लेजेंड्स को अपनी पीक पे देखा, अपनी पीक पे विटनेस किया, इनके पीक में हमने इनको एंजॉय किया. क्योंकि अगर आप आजकल की राइवलरी देखें तो आजकल की राइवलरी काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन जो रोनाल्डो और मेसी की राइवलरी थी वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी. अनप्रिडिक्टेबल इस सेंस में कि अगर रोनाल्डो आके 2 गोल स्कोर करता था तो बात ये नहीं होती थी कि मेसी आके गोल स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे. बात ये होती थी कि मेसी आके कितने मिनट्स में गोल स्कोर करेंगे, 20 मिनट में, 25 मिनट में, ये बातें चलती थी. और मेरे ख्याल से जो इन दोनों की जो हंगर थी, जो कमिटमेंट थी फुटबॉल गेम से, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल. और हमें इन दोनों को ऑनेस्टली सलाम करना चाहिए इनकी कमिटमेंट और इनके पैशन के लिए फॉर द गेम ऑफ फुटबॉल. बट यहाँ पे भाई टॉप 30 जो रैंकिंग्स है वो हमारे सामने आ चुकी हैं. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत से नए फेसेस हमारे सामने आए हैं और जो रोनाल्डो और मेसी की जो राइवलरी है वो अब कौन आगे लेगेसी है इन दोनों की कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे एम्बापे और अर्लिंग हालैंड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले भाई जो मिस आउट प्लेयर्स हुए हैं मेरे ख्याल से उनको एटलीस्ट टॉप 30 में होना चाहिए था. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई गेरकेरियस जो कि स्पोर्टिंग के स्ट्राइकर हैं, उनके 40 प्लस गोल एंड असिस्ट है इस सीजन में. और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था स्पोर्टिंग को लीग टाइटल जिताने के लिए. बट उनका नाम भी अगर आप देखो तो मैं टॉप 30 में यहाँ पे नहीं देख रहा. उसके बाद अगर आप देखें तो मो सलाह. अब मो सलाह क्यों, आप बहुत से लोग बोलेंगे कि उसने कोई ट्रॉफी नहीं जीती हुई. तो भाई ऑनेस्टली अगर आप लिस्ट पे नजर डाल के देखें तो बहुत से लोग आपको नजर आएंगे, बहुत से प्लेयर्स आपको नजर आएंगे जो कि बगैर ट्रॉफी के टॉप 30 में उन्होंने अपनी जगह बनाई है. सो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स डिजर्व करते थे. और लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट रॉड्रिगो. मेरे ख्याल से रॉड्रिगो को जो एक अंडररेटेड जो ट्रीटमेंट मिल रही है इज जस्ट पैथेटिक. क्योंकि रॉड्रिगो वाज वन ऑफ द की फिगर्स ऑफ रियल मैड्रिड जिसने डबल टाइटल जीता था. तो ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे कि रॉड्रिगो क्यों नहीं है इस लिस्ट में, जबकि आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थे. और मुझे लगता है कि यही चीजें हैं जो कि रॉड्रिगो को मोटिवेट करेंगी टू हिज एग्जिट टूवर्ड्स रियल मैड्रिड. और मेरे ख्याल से यही चीजें होंगी जिसके बारे में वो सोचेंगे एंड देन ही विल थिंक एंड देन ही विल से कि आई वांट टू लीव. ये तो हो गए मिस आउट प्लेयर्स. अब जो टॉप 30 जो रैंकिंग्स आई है तो सबसे पहले हम रैंकिंग की तरफ नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे नाम आ जाता है भाई जूड बेलिंगम का. आई थिंक जूड बेलिंगम किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जूड बेलिंगम थॉरली डिजर्व्ड है. जूड बेलिंगम की जो कंट्रीब्यूशन रही थी रियल मैड्रिड के लिए पिछले सीजन अगर आप देखें तो मतलब एक नए लीग से एक नए लीग में आना, एक नए सिस्टम में आना. और हम सब ने देखा कि ला लीगा में गोल स्कोर करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है किलियन एम्बापे के स्ट्रगल करने के बाद. और लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट तो मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट भाई जूड बेलिंगम वाज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि मुझे लगता था कि उसने हमें वो गेम्स जिताए जो कि अगर आप इस सीजन देखें तो इस सीजन हम वो गेम्स काफी ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं या हम उसमें रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे. जूड बेलिंगम वाज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. यहाँ पे अगर हम जूड बेलिंगम के भाई स्टैट्स को नजर डालें तो लालीगा में टोटल 28 गेम्स उस बंदे ने खेले और 19 गोल स्कोर किए हैं, विच इज क्रेजी फॉर अ मिडफील्डर. उसके बाद 6 असिस्ट उसने किए थे अगर आप ला लीगा कैंपेन्स की बात करें. और अगर आप चैंपियंस लीग की बात करें तो चैंपियंस लीग के भाई बंदे के 4 गोल्स और 4 असिस्ट है. इस रिडिकुलस के करीम बेंजिमा की एब्सेंस में, करीम बेंजिमा की आपको एब्सेंस ना महसूस होने देना और इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देना इज अनबिलीवेबल भाई. और मेरे ख्याल से मैं तो जूड बेलिंगम को भाई एटलीस्ट टॉप 5 में तो रखूंगा ही रखूंगा इस बैलन डोर की कैटेगरी में. तो भाई सेकंड नाम जो यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है रूबिन डियाज का. अब रूबिन डियाज हम सबको पता है कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है मैन सिटी के लिए, एक लीडर है एट द बैक. और अगर आप देखो तो रूबिन डियाज पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि वो ठीक है मैन सिटी के लिए एक तो परफॉर्मेंसेस देते हैं लेकिन वो जब पोर्चुगल में आते हैं तो उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते.
लेकिन रूबेन डियाज ने इस चीज को भी अगर आप इस यूरो में उठा के देखें तो उसने गलत प्रूव किया, और उसने पोर्चुगल के लिए भी अगर आप देखो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया, एंड ही वाज वन ऑफ द लीडर्स इन द डिफेंस अलोंगसाइड पेपे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे रूबेन डियाज का होना, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज उसने प्रीमियर लीग भी जीती, और उसके बाद अगर आप देखो तो उसका बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा था पोर्चुगल के साथ। सो ही इज डिजर्व इन माय ओपिनियन। उसके बाद भाई यहाँ पे नाम जो आ जाता है वो आ जाता है फिल फोडेन का। अब फोडेन की अगर आप बात करो तो फोडेन भी मैन सिटी की जो टीम है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, और उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और करीबी रोल था अगर आप प्रीमियर लीग की बात करें तो प्रीमियर लीग में। अब भाई फिल फोडेन के अगर आप यहाँ पे स्टैट्स देखें तो भाई 35 गेम्स में उस पे प्रीमियर लीग में 19 गोल्स हैं और 8 असिस्ट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था फिल फोडेन का टू विन द प्रीमियर लीग। उसके बाद भाई यहाँ पे हम यूसीएल में आ जाते हैं, तो यूसीएल में उनके 5 गोल और 3 असिस्ट थे। तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थे वो मैन सिटी की इस टीम के लिए। हाँ, यूरोज में उसकी परफॉर्मेंस पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज वो भी इसी वजह से, क्योंकि साउथगेट की अगर आप यहाँ पे बात करें तो साउथगेट फिगर नहीं कर पा रहे थे कि जूड बेलिंगम और फिल फोडेन इन दोनों को इकट्ठे टीम में किस तरीके से खिलाना है। ओवरऑल आई थिंक अगर आप यहाँ पे फिल फोडेन की बात करें तो मुझे लगता है कि डिजर्व्ड है इस लिस्ट में। बात भाई यहाँ पे जो नाम आ जाता है वो आ जाता है फेडे वेलवर्डे का, एंड ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि वो जो डिजर्व करता था एटलीस्ट उसको वो एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई है जो कि वो डिजर्व करते थे। बिकॉज फेडे वेलवर्डे इज अ कंप्लीट प्लेयर। अगर आपको मिडफील्डर चाहिए, अगर आपको मतलब कोई टाइप का भी प्लेयर चाहिए, अगर आपको अटैक करना है, अगर आपको डिफेंड करना है, तो फेडे वेलवर्डे आपको वो हर चीज प्रोवाइड करता है। फेडे वेलवर्डे इज एवरी मैनेजर्स ड्रीम इन माय ओपिनियन, जिस तरीके से वो खेलता है। अगर आप उसके रोल की बात करो तो आपको इसमें गोल्स तो नजर नहीं आएंगे, बिकॉज जूड बेलिंगम का जो रोल था वो काफी ज्यादा हायर था। फेडे वेलवर्डे को पिछले साल मिडफील्ड में रोल मिला था जिसकी वजह से आपको वो गोल्स नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इम्पैक्ट की यहाँ पे बात करें तो फेडे वेलवर्डे यहाँ पे कंप्लीटली डिजर्व करते हैं। फेडे वेलवर्डे वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमने जो पिछले साल डबल था वो सिक्योर किया। so happy for him. I think he completely deserve to be in that at least top 30 in my opinion. उसके बाद भाई यहाँ पे आ जाते हैं एमिलियानो मार्टिनेज। अब एमी मार्टिनेज की जहां तक बात है तो एमी मार्टिनेज भी कंप्लीटली डिजर्व करते हैं। कोपा अमेरिका जीते अर्जेंटीना के साथ। उसके बाद अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे एस्टन विला को जो टॉप 4 जो उन्होंने सिक्योर किया प्रीमियर लीग में, ही वॉज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से उन्होंने टॉप 4 फिनिश किया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक और प्लेयर को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है कि उसको टॉप 30 में होना चाहिए था, जो कि वो नजर नहीं आ रहे, वो है यहाँ पे वॉटकिंस। अब अगर आप यहाँ पे एमी मार्टिनेज को क्रेडिट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको वॉटकिंस को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गोल्स की वजह से ही एस्टन विला ने टॉप 4 के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो सिक्योर किया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे भाई नाम आ जाता है एर्लिंग हालैंड का। मेरे ख्याल से कंप्लीटली डिजर्व्ड है भाई एर्लिंग हालैंड की अगर आप यहाँ पे बात करो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एर्लिंग हालैंड इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड। और अगर आप यहाँ पे भाई उनके स्टैट्स उठा के देखें तो एर्लिंग हालैंड के काफी ज्यादा क्रेजी स्टैट्स है। प्रीमियर लीग में उन्होंने 31 गेम्स खेले और उन्होंने 27 गोल स्कोर किए, और अगर आप देखें तो 5 असिस्ट थे उनके। द रीजंस कि मैन सिटी ने यहाँ पे प्रीमियर लीग टाइटल सिक्योर किया। अब यहाँ पे बात करें कि एर्लिंग हालैंड कहाँ पे फिनिश करेंगे, तो ऑनेस्टली 5-6 पे फिनिश करना उनका मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्लेयर्स की रेंज काफी ज्यादा है। बहुत से प्लेयर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने डोमेस्टिकली भी टाइटल्स उखाड़े हैं, के लिए भी टाइटल्स लिए हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा टॉप 5-6 में उनको रखना। बट हाँ, अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एर्लिंग हालैंड एटलीस्ट डिजर्व करते थे टू बी इन दैट टॉप 30 लिस्ट इन माय ओपिनियन। आज भाई यहाँ पे नाम आ जाता है निको विलियम्स का। अब निको विलियम्स की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो यस ही वाज गुड फॉर एथलेटिक बिलबाओ। स्पेन के लिए उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, और जिसकी वजह से ही मैं देख पा रहा हूँ कि निको विलियम्स को यहाँ पे टॉप 30 में रखा गया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे अगर आप टॉप 30 में प्लेयर्स देखें तो मुझे लग रहा है कि यूरो को, और अगर आप देखो तो यूरोपा कप को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उसकी बेसिस पे भी आपको काफी ज्यादा प्लेयर्स मिलेंगे जो थ्रू आउट द ईयर जिनकी परफॉर्मेंसेस थी उन प्लेयर्स को इग्नोर किया गया है। क्या आप यहाँ पे यूरो कप को बिल्कुल प्योरिटी दें, लेकिन उसके साथ साथ उनको भी प्योरिटी दें,
जो कि पूरा साल परफॉर्मेंस देते हुए आए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक यहाँ पे अगर निको विलियम्स की बात करो तो निको विलियम्स यस वो डिजर्व करते थे यहाँ पे होना, बट यहाँ पे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि डिजर्व नहीं करते थे टॉप 30 में होना, जिनके जगह पे दूसरे प्लेयर्स हो सकते थे, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बात की। के बाद भाई यहाँ पे नाम आ जाता है, वो आ जाता है साका का। अब साका का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था लेवरकुजन की जो मिडफील्ड थी उसको ट्रांसफॉर्म करने में, और लेवरकुजन ने जो पहला बंडसलीगा अपना टाइटल जीता उसको जीतने में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो भी कंप्लीटली डिजर्व करते थे इस लिस्ट में आना। उसके बाद भाई यहाँ पे जो नाम आ जाता है वो आ जाते हैं डोवेक का, जो कि जिरोना के लिए खेले थे पिछले सीजन। इस साल वो रोमा में चले गए, उनका ट्रांसफर हो चुका। लेकिन अगर आप उनकी स्टैट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 26 गोल स्कोर किए थे ला लीगा में, टॉप स्कोरर थे ला लीगा के। पिचिची उन्होंने जीती थी पिछले सीजन, और जो जो टॉप 4 जो सिक्योर किया था जिरोना में, उनका वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस यूरोनियन साइड में। तो मेरे ख्याल से वो भी डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में होना। और उसके बाद भाई टॉनी फ्रिकिंग क्रूज, मेरे ख्याल से उसके बारे में तो मुझे काफी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉनी क्रूज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे रियल मैड्रिड के लिए वो आपको इस सीजन भी दिख रहा होगा कि टॉनी क्रूज रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड था उसका इंजन थे। टॉनी क्रूज के ऊपर पूरे ही रियल मैड्रिड का गेम जो था वो डिपेंड करता था कि वो किस टाइप का गेम खेलते हैं। एंड टॉनी क्रूज कंप्लीटली डिजर्व्ड इन माय ओपिनियन, ही वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर्स जिसकी वजह से हमने डबल जो था सिक्योर किया पिछले सीजन। तो मेरे ख्याल से टॉनी क्रूज डिजर्व टू बी इन दैट लिस्ट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 5-6 में तो एटलीस्ट टॉनी क्रूज को बैलन डोर की कैटेगरी में रखूंगा अगर आप इस सीजन की बात करें तो। अब भाई हियर कम्स द मेन मैन विनीशियस जूनियर। और अगर आप यहाँ पे स्टैट्स की बात करें तो भाई विनीशियस जूनियर की स्टैट्स में अगर आप देखें तो उसने टोटल 26 गेम्स खेले ला लीगा में और 15 गोल स्कोर किए। और असिस्ट की आप यहाँ पे बात करें तो 5 उसके असिस्ट थे। चैंपियन लीग में भी 6 गोल्स थे, जिसके वजह से उन्होंने फाइनल में भी गोल स्कोर किया था चैंपियन लीग के, और 4 असिस्ट उन्होंने दिए। इवन कि अगर आप सुपर कोपा के फाइनल में भी देखें तो उन्होंने असिस्ट किया था टू फेडे वेलवर्डे, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल असिस्ट दैट वाज। और विनीशियस जूनियर को देख के इट मेक्स मी सो हैप्पी कि एक फ्रेंचाइज प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो कि अगर आप देखें तो 4-5 साल पहले जब वो आया था तो वो स्ट्रगल कर रहा था, एंड प्रोडक्ट में आके वो स्ट्रगल कर रहा था, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म उस पर होती थी। इवन कि मैं खुद भी उस पर क्रिटिसिज्म करता था कि भाई उसको लोन कर देना चाहिए, बट भाई उसने अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सारी चीजें जो है वो बदल के रख दी। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई अगर आप विनीशियस के रोल की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उस पर बात करनी चाहिए कि विनीशियस का जो 2-3 साल में जो रोल है रियल मैड्रिड में इज फकिंग अनबिलीवेबल। रियल मैड्रिड का टोटली गेम ही डिपेंड करता है विनीशियस के ऊपर कि पास टू विनीशियस एंड देन फिर आप एक्सपेक्ट करें कि विनीशियस समथिंग क्रेजी कर ले और फिर रियल मैड्रिड अपने चांसेस क्रिएट करे। सो विनीशियस की जहां तक बात है आई थिंक कंप्लीटली डिजर्व करते हैं, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी कि फ्रेंचाइज प्लेयर आपकी टीम का इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द बैलन डोर। और राइवल फेज उसको हेट सिर्फ इस वजह से करते हैं बिकॉज मे बी इज जस्ट टू गुड, या उसके बाद अगर आप जो उसकी रिएक्शन देखें तो ठीक है, मतलब रिएक्शन ज्यादा कर लेता है, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा काम रहना चाहिए। ऐसी चीजें रोनाल्डो मेसी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सब प्लेयर्स फेस करते थे, बट वही चीज है कि रेसिज्म फेस नहीं करते थे। बट अगेन वो टारगेट भी बेचारा बहुत ही ज्यादा होता है, उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि उसको थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है उस पर काम करना पड़ेगा। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे मैनेजमेंट और जो जो टीम है फ्लोरेंटिनो पेरेज इन सबको बैठना चाहिए विनीशियस के साथ और उस पर बात करनी चाहिए, उसके बिहेवियर पे थोड़ी सी काम करना चाहिए। बट ओवरऑल भाई अगर आप मुझे यहाँ पे बात करें कि विनीशियस जूनियर कहाँ फिनिश करेंगे बैलन डोर की रैंकिंग में, तो आई वुड रेट हिम कि मुझे तो लगता है कि ही शुड बी विनिंग द बैलन डोर, क्योंकि जो उसने पिछले सीजन रियल मैड्रिड के साथ कर दिखाया इज जस्ट फ्रिकिंग अनबिलीवेबल। उसके बाद भाई यहाँ पे नाम आ जाता है डैनी ओल्मो, ओडिगार्ड। अब देखें डैनी ओल्मो यस ही वाज गुड फॉर स्पेन अगर आप यूरो कप की बात करें, जिसकी वजह से ही मैंने आपको कहा था कि भाई मुझे लगता है कि यूरो कप के बेसिस पे प्लेयर्स को काफी ज्यादा इंक्लूड किया गया है। मार्टिन ओडिगार्ड यस ही वाज गुड फॉर आर्सेनल, बट अगेन उससे बेटर प्लेयर्स थे, उससे बेटर स्टैट्स थे। अब उसके बाद भाई फ्लोरियन विर्ट्ज का यहाँ पे नाम आ जाता है, तो फ्लोरियन विर्ट्ज की जहां तक बात है
तो आई थिंक फ्लोरियन विर्ट्ज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था लेवरकुजन के लिए। वो बंडसलीगा जो टाइटल था उसको जीतने के लिए, उसके जो नंबर्स थे अगर आप उसकी बात करें तो क्रेजी थे। अगर आप उसके यूरोज की बात करें तो काफी डिसेंट उसका यूरोज गया। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि फ्लोरियन विर्ट्ज यहाँ पे कंप्लीटली डिजर्व करते थे टॉप 30 में आना। बात भाई लास्टली यहाँ पे नाम आ जाता है हुमल्स का। अब हुमल्स डेफिनेटली यहाँ पे मेरे ख्याल से डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो उनका कैंपेन गया था ब्रूसिया डॉर्टमंड के साथ चैंपियन लीग में पिछले सीजन, इट वाज अनबिलीवेबल। ही वाज सुपर, ही वाज स्कोरिंग गोल्स, मतलब बहुत टैकल्स कर रहा था बंदा, एफर्ट मार रहा था, जान मार रहा था। और अगर अब आप ब्रूसिया डॉर्टमंड का अगर आप फाइनल में आने का क्रेडिट देंगे तो मेरे ख्याल से हुमल्स जो होंगे वो टॉप ऑफ द टेबल होंगे उस क्रेडिट में। सो मेरे लिए तो बिल्कुल डिजर्व करते थे यहाँ पे टॉप 30 में एटलीस्ट आना। भाई उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रॉड्री। अब रॉड्री इज अ वंडरफुल प्लेयर, उसके बारे में मैंने बात करनी भी है। लेकिन भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो रॉड्री को बैलन डोर के शाउट्स मिल रहे हैं विच इज क्वाइट क्रेजी। ठीक है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, आई थिंक ही शुड, उसको डिजर्व करता है बैलन डोर जीतना। लेकिन भाई यही रॉड्री था ना जो कि पिछले साल ट्रिपल जीत के बैठा हुआ था, जो कि पिछले साल तो उसको बैलन डोर के शाउट्स नहीं मिले, लेकिन अचानक से इस साल क्या हुआ कि उसको बैलन डोर के शाउट्स मिलना शुरू हो गए, बिकॉज रियल मैड्रिड प्लेयर्स आर लीडिंग, दैट्स व्हाई। पिछले साल मेसी लीड कर रहा था, इसी वजह से उसको शाउट्स नहीं मिले। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार मुझे समझ नहीं आती कि बैलन डोर शाउट्स किस बेसिस पे आपको मिलते हैं। ठीक है, वो अगर आप देखो तो यूरो कप जीता स्पेन के साथ, प्रीमियर लीग जीता मैन सिटी के साथ, लेकिन वो कौन सी इंडिविजुअल ट्रॉफी है जो कि डैनी कार्वाहाल नहीं जीता हुआ, रॉड्री जीता हुआ है। रॉड्री को तो शाउट्स मिल रहे हैं लेकिन डैनी कार्वाहाल को शाउट्स नहीं मिल रहे। डैनी कार्वाहाल हालांकि वो ट्रॉफी जीता हुआ है जो कि रॉड्री नहीं जीता हुआ, उसके बावजूद भी उसको कंसिडरेशन में नहीं लेके आया जा रहा बिकॉज ही प्लेज फॉर रियल मैड्रिड। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल से ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन अवार्ड्स की तरफ आए तो जेन्युइन फेयरली आपको इन अवार्ड्स को देना चाहिए। एंड आई एम नथिंग अगेंस्ट रॉड्री, आई थिंक ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। बट अगेन अगर आप रॉड्री को कंसिडर कर रहे हो बैलन डोर के लिए, देन यू शुड कंसिडर डैनी कार्वाहाल एज वेल, बिकॉज उसने वो ट्रॉफीज उखाड़ी है जो कि रॉड्री ने नहीं उखाड़ी, सॉरी टू से। उसके बाद भाई हैरी केन का यहाँ पे नाम आ जाता है। सो हैरी केन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हैरी केन ऑनेस्टली अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके नंबर्स बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास ट्रॉफीज नहीं है। बट अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो आई थिंक हैरी केन भी यहाँ पे डिजर्व करते थे आना। अब उसके बाद भाई डेक्लन राइस का यहाँ पे नाम आ जाता है। तो वही चीज जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि उनसे बेटर प्लेयर्स आपको नजर आएंगे अगर आप देखें तो, ऐसे प्लेयर्स को भी रखा गया। डेक्लन राइस, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्सेनल के लिए उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, बट अगेन देयर आर बेटर प्लेयर्स जिनको कंसिडर किया जा सकता था। उसके बाद भाई यहाँ पे जो नाम आ जाता है वो आ जाता है विटीनिया। अब विटीनिया की जहां तक बात है तो भाई विटीनिया वो सुपर। अगर आप पीएसजी के लिए बात करें तो पीएसजी की जो पूरी मिडफील्ड थी, पूरी मिडफील्ड को विटीनिया ने संभाला हुआ था और हमें दिखा था चैंपियन लीग में किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहा था। इवन कि अगर आप पोर्चुगल के लिए भी आ जाए यूरो कप में तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर पोर्चुगल। अगर आप इस यूरो कप की बात करें तो आई थिंक अगर आप विटीनिया को देखें तो विटीनिया भी डिजर्व करते थे टॉप 30 में आना। उसके बाद कोल पाल्मर, आई थिंक कोल पाल्मर वही चीज है कि ट्रॉफी नहीं जीते हुए, बट अगेन अगर आप इंडिविजुअली देखें जिस तरीके से चेल्सी को अकेले बंदे ने कैरी किया थ्रू आउट द ईयर इज जस्ट रिडिकुलस। मेरे ख्याल से कोल पाल्मर भी यहाँ पे डिजर्व करते हैं टॉप 30 में आना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसके बाद अगर आप देखो तो भाई डैनी कार्वाहाल, जैसे कि मैंने बात की कि यार अगर रॉड्री को यहाँ पे बैलन डोर के शाउट्स मिल रहे हैं तो डैनी कार्वाहाल को भी यहाँ पे बिल्कुल मिलने चाहिए। जो उसने उखाड़ा है इस सीजन इज जस्ट रिडिकुलस। और मैंने डिटेल में बता दिया था कि मेरे मुताबिक डैनी कार्वाहाल को भी वो शाउट्स क्यों मिलने चाहिए। सो मेरे ख्याल से आप ज्यादा लंबी नहीं करते, आगे चलते हैं। उसके बाद भाई यमीन यमाल का नाम यहाँ पे आ जाता है। यमाल, आई थिंक ही वाज सुपर्ब फॉर बार्सिलोना। अगर आप देखो तो जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस थी, 17 साल का भाई एक लौंडा टॉप 30 में आके अपना नाम बना रहा है, जस्ट मतलब रिडिकुलस। और जिस तरीके की गेम यमाल खेला था बार्सिलोना के लिए, चैंपियन लीग में, ला लीगा में, और स्पेन के लिए भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने पे किया था यूरो कप के लिए।
सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक यमाल भी कंप्लीटली यहाँ पे डिजर्व करते थे टू बी इन द टॉप 30 फॉर मी। उसके बाद भाई साका, चालहानोग्लू और सलीबा। अब जहां तक भाई सलीबा और चालहानोग्लू की बात है तो मेरे ख्याल से दोनों अपनी जो रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। चालहानोग्लू की अगर आप यहाँ पे बात करें तो इंटर मिलान के साथ भाई सीरिया जीते। सलीबा की अगर आप यहाँ पे बात करें तो ठीक है, आर्सेनल के साथ वो ट्रॉफी तो नहीं जीते, बट अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे रखें तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। और अगर आप फ्रांस की परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कशन करें तो यूरोज में भी आई थिंक ही वाज, अगर आप बात करें तो टॉप 3 डिफेंडर्स में था, मे बी आप कह सकते हो कि बेस्ट डिफेंडर था इस यूरोज का। सो मेरे मुताबिक तो सलीबा भी यहाँ पे कंप्लीटली डिजर्व करते हैं टू बी इन दैट टॉप 30 रोल फॉर मी। उसके बाद भाई यहाँ पे जो नाम आ जाता है वो आ जाता है किलियन एम्बापे का। अब वही चीज है कि किलियन एम्बापे ने अपने जो प्राइम ईयर्स थे वो जाया किए पीएसजी में रह के, क्योंकि अगर आप स्टैट्स की बात करें तो काफी ज्यादा रिडिकुलस स्टैट्स है किलियन एम्बापे के, बट वही चीज है कि कोई मेजर ट्रॉफी उन्होंने नहीं जीती हुई, जिसकी वजह से उनको मेजर कंसिडरेशन में नहीं लेके आ रहे। अगर वो इस वक्त रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे होते और यही स्टैट्स उनके होते तो उनको बैलन डोर के शाउट्स यहाँ पे मिलना शुरू हो जाते। उसके बाद भाई लोतारो मार्टिनेज, आई थिंक लोतारो मार्टिनेज ही वाज सुपर फॉर इंटर मिलान। अगर आप अर्जेंटीना की बात करें तो ही वाज सुपर। तो अगर आप इंडिविजुअली ट्रॉफीज हर चीज का पैकेज अगर आप उठा के देखें तो लोतारो मार्टिनेज में आपको वो सब कुछ मिलेगा। मेरे मुताबिक लोतारो मार्टिनेज डिजर्व करते थे एब्सोल्युटली टू बी इन दैट टॉप 30 रोल फॉर मी। उसके बाद भाई यहाँ पे लुकमैन का नाम आ जाता है। लुकमैन की अगर आप यहाँ पे बात करो ठीक है, इट वाज गुड फॉर अटलांटा, उसने यूरोपा कप में 2 गोल भी स्कोर किए लेवरकुसन में। बट आई कैन नेम अ लॉट ऑफ प्लेयर जो कि मुझे लगता है कि उनको इस लिस्ट में होना चाहिए था। बट वही चीज़ है, मुझे लगता है कि यूरो कप को और यूरोपा कप को कंसिडर किया गया है रदर देन कि जो पूरे साल जिन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। बट मुझे लगता है कि ऑनेस्टली ठीक है, लुकमैन वाज गुड फॉर अटलांटा, बट बेटर प्लेयर्स थे जिनको कंसिडर किया जा सकता था। उसके बाद भाई रूडिगर, मेरे ख्याल से मुझे बताना जरूरी नहीं होगा कि रूडिगर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल थे रियल मैड्रिड की टीम के लिए डिफेंस में। ही वॉज अ लोन वॉरियर। और हमारी अगर आप डिफेंस में देखें तो काफी ज्यादा इंजरीज हुई अलाबा को, मिलिटाओ को, और अगर आप पूरे साल की इंजरीज देखें तो भाई ही वॉज अ लोन वॉरियर। एक बंदा था जो कि कंटिन्यूसली खेले जा रहा था, कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेस देते जा रहा था गेम 1 से चैंपियन लीग के फाइनल तक। तो कंप्लीटली डिजर्व करते हैं टू बी इन दैट टॉप 30 फॉर मी। भाई लास्ट नाम यहाँ पे आ जाता है ग्रिमाल्डो का। ग्रिमाल्डो की अगर आप यहाँ पे बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था लेवरकुसन की उस सक्सेस में टू विन द फर्स्ट बुंदेसलीगा टाइटल। उसके बाद मेरे ख्याल से डिजर्व करते थे ग्रिमाल्डो टू बी इन दैट टॉप 30 फॉर मी। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। आई थिंक ये मेरा ओपिनियन था प्लेयर्स के रिगार्डिंग। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं व्हाट डू यू थिंक कि किसको बैलन डोर जीतना चाहिए, आपके मुताबिक टॉप 5 में किसको होना चाहिए था, या कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि मिस आउट कर रहे हैं इस लिस्ट में। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और फॉर मी आई थिंक विनीशियस जूनियर शुड विन द बैलन डोर। बाकी आप लोग भी मुझे जरूर बताएं कि किसको बैलन डोर जीतना चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।